मित्रों, ये नॉर्मल ब्रश नहीं है, ये पीआर व्हाइट वॉश करने का ब्रश है, जिसका इस्तेमाल आज यूपीएससी ने दिल्ली दूरदर्शन के प्रोग्राम में किया था। शायद उनको लगा कि पूजा खेड़कर केस के बाद अपनी इमेज पर काफ़ी हानि हुई है, तो क्या किया जाए। तो कुछ दिनों पहले जब इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने अनाउंस किया कि हम 1 अक्टूबर को टाउन हॉल करेंगे क्योंकि उस दिन यूपीएससी का जन्म दिवस है, तभी मुझे पता था इसमें होने तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी दिल बहलाने के लिए मैंने भी प्रोग्राम अटेंड किया। यूपीएससी ने बोला था आप ईमेल से, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया माध्यम से भी हमको प्रश्न पूछ सकते हैं टैग करके। तो मैंने 10 सवाल भी पूछे थे, उनमें से कुछ टॉपिक्स पर उन्होंने बात भी की, लेकिन संतोषकारक कोई जवाब मिला नहीं। वैसे मित्रों, इस वीडियो को रोचक बनाने के लिए मैं उस टाउन हॉल प्रोग्राम के क्लिपिंग्स काट काट के बीच में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा जोखिम नहीं ले रहा, क्योंकि जैसे एएनआई ने उन बड़े यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक बेच के फिरौती मांगी थी, ऐसा मैं नहीं चाहता दिल्ली दूरदर्शन को कोई मौका मिले। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम होती है उसी क्रोनोलॉजी में हम बात करेंगे। तो फरवरी में फॉर्म निकलता है। चेयरमैन साहब ने बताया कि प्रेजेंट जो भी एज अटेम्प्ट लिमिट अलग अलग कैटेगरी को दी जा रही है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी अफवाहों पे आप ध्यान न दें, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले ये जो आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है लबासना मसूरी में, उसके एक फॉर्मर डायरेक्टर ने बोला था कि उनकी कुछ सलाह है कि जनरल कैटेगरी को केवल प्रीलिम में 2 अटेम्प्ट मिले, लेकिन उसको 4 मेंस तक वैलिड माना जाए ताकि वो मेंस सेंट्रिक तैयारी करे। तो ये सब फर्जी बातें, इस पर आप कोई यकीन ना करें। यूपीएससी इस पर अमल नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने बताया। सेकंड, यूपीएससी की आईएएस परीक्षा में आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 साल। लेकिन ये 21 साल गिनते कब हैं? तो जिस साल एग्जाम होने वाली है उसकी 1 अगस्त को आपने 21 ईयर्स कंप्लीट किए होने चाहिए। अगर एक भी दिन कम पड़ रहा है तो फिर आपने अगले साल की फॉर्म भरनी होगी। इस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया। चेयरमैन साहब ने बताया कि देखिए, जो परीक्षाएं होती है कुछ साल के पहले 6 महीने में होती है, कुछ बाद वाले 6 महीने में होती है। इस कारण से हमने ऐसा कट ऑफ रखा है और कॉलेज की डिग्री ये महीने में आती है, ऐसा वैसा, और अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है तो ये चलेगा। खैर, तो ये तो अब जो नियम है तो नियम है, कोई भी एक तारीख कट ऑफ रखी जाएगी उम्र गिनने के लिए, तो कोई तो व्यक्ति नाराज होगा ही। तो इस पर मेरा तो कोई विरोध है नहीं, जो चल रहा है बराबर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चेयरमैन साहब ने एक गोली निकाली। ये सामान्य गोली नहीं है मित्रों, ये गोली में लिखा है कि सीसेट में किसी को अन्याय नहीं हो रहा है और आपको बस ये गोली पी जानी है क्योंकि चेयरमैन साहब दे रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि देखो, यूपीएससी प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। सीसेट में आपको केवल पासिंग 33% मार्क्स लाने हैं। उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। तो केवल मैथ्स तो है नहीं, तो केवल इंजीनियरों को फायदा हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ह्यूमैनिटीज, आर्ट, कॉमर्स वाले बच्चों को भी फायदा मिलता है। तो हमने एकदम बैलेंस करके रखा है। और यूपीएससी देने वाले 80 to 90% कैंडिडेट्स छोटे गांव शहर से, टियर 2, टियर 3 सिटी से आते हैं। बहुत सारे गरीब विद्यार्थी भी टॉपर्स बनते हैं, उनकी मोटिवेशनल रील्स आपने देखी होंगी। और मैं खुद, मतलब चेयरमैन साहब बोले, मैं खुद आईआईटी कानपुर से हूं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी और आज से 40 साल पहले मैंने एग्जाम क्लियर की थी, तो आप भी कर सकते हैं। मतलब ये सब सीसेट में हो रहा है, ये सब फर्जी बात है। अब सीसेट में क्या अन्याय हो रहा है वो मुझे बताना हो तो भी उसके पेपर और क्वेश्चन दिखा दिखा के 1 घंटे का वीडियो करना पड़े, और वो वीडियो कितनी बार बनाया जाए। तो मेरा पहले तो ये कहना है कि यूरोप के देशों में कानून होता है हॉलोकॉस्ट डिनायल लॉज। मतलब यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि यहूदियों का नरसंहार हिटलर ने नहीं किया था, मतलब वो स्वीकार करने से मना करे कोई व्यक्ति, तो उसको सजा होगी। आपको स्वीकार करना ही होगा कि यहूदियों का नरसंहार हुआ था, हॉलोकॉस्ट हुआ था और वो हिटलर ने करवाया था। तो उसी तर्ज पे भारत के अंदर पहले तो एक कानून बनाने की जरूरत है कि ये जो सीसेट का पेपर है उसमें गरीब घर के, गैर अंग्रेजी माध्यम के, मतलब केवल हिंदी माध्यम के अलावा गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, सभी प्रादेशिक भाषा के जो विद्यार्थी हैं, और वो भी ऐसे जो गरीब घर से आते हैं, वो बहुत अच्छे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड्स में नहीं पढ़े हैं, उनकी इतनी बुनियाद जोरदार नहीं है कि जिस हाई लेवल के कॉम्प्रीहेंशंस पूछे जाते हैं उसको वो हैंडल कर सके, या जिस टाइप का मैथ्स पूछा जाता है उसको हैंडल कर सके, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं माने तो उसको सजा होगी, जैसा हॉलोकॉस्ट डिनायल कानून यूरोप में है। पहले तो इसकी जरूरत है, सीसेट में सुधार तो उसके बाद हो सकते हैं। जब तक ये नहीं होंगे तो ये लोग मानते ही नहीं ना कि इनजस्टिस हो रहा है। तो गैर अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी सतत फेल हो रहे हैं सीसेट में, तो वो कोर्ट में जाएं, उससे मेरी तो सलाह कि आप राजनीति में जाइए, पहले नेता, मिनिस्टर बनिए और ये कानून बनवाइए, तभी इसका न्याय हो सकता है। कोर्ट में जाने में तकलीफ क्या है कि जज साहब खुद भी ये सोचे कि ये तो विद्यार्थी खुद ही पढ़ाई में कमजोर होंगे, इसलिए ये
अंगूर खट्टे हैं बोल के इधर आ जाते हैं। मैं भी जब कहूँ सीसेट में अन्याय होता है, लो तुम खुद ही कमज़ोर हो गए। भाई मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। 2011 की कैट एग्ज़ाम मैंने दी, मेरे 96 परसेंटाइल है। और फिर भी ये पिछले 3-4 साल से जो सीसेट पूछा जा रहा है, पहले भी टफ ही पूछते थे, अभी तो मतलब जैसे खुन्नस निकाल रहे हैं। और खुन्नस निकालने का कारण क्या, जब कोई एक्स बॉयफ्रेंड होता है तो उसको मतलब कि मैं कैसे उसको परेशान करूं उस लड़की को। सेम वे आज से कुछ वर्षों पहले ये जो भी आंदोलन हुए थे कि सीसेट में अन्याय हो रहा है और उस कारण से उसको सिर्फ 33% पासिंग मार्क्स किया गया। ये आंदोलन के बाद यूपीएससी ने उन सारे विद्यार्थियों से बदला लेने के लिए, या पूरे जो कैटेगरी है गैर अंग्रेजी माध्यम, उन सबसे बदला लेने के लिए, ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इनकम देखेगी, उस टाइप की मेंटालिटी से वो पेपर निकालते हैं। दे आर वेरी टफ। जो लोग कैट IIM का कोचिंग लेके बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, अगर गलती से आप ये वीडियो पे आ गए तो आप पेपर वो डाउनलोड करके देखें, आपको यकीन होगा किस लेवल का पूछते हैं वो। फिर दूरदर्शन पर चल रहे इस टाउन हॉल में एक विद्यार्थी के वीडियो कॉल से प्रश्न लिया गया और बहुत जेन्युइन प्रश्न पूछा भाई ने कि यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा मई महीने में हुई, उसका रिजल्ट भी 10, 15, 20 दिन में आ गया, लेकिन उसकी आंसर की उसका कट ऑफ यूपीएससी डिक्लेयर नहीं करेगी। वो मेंस परीक्षा होने देगी सितंबर में, उसके बाद अगले साल इंटरव्यू होने देगी, फिर इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगले साल अप्रैल या मई महीने में वो आंसर की और कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। तो विद्यार्थियों को कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ गलती हुई थी, वो सब पता नहीं चलता। तो इसमें भी चेयरमैन साहब जो अपनी गोलियां घर से बनवा के लाए थे वो उन्होंने पिलाना चालू किया। पहला कि देखो अगली एग्जाम से पहले तो हम आंसर की रिलीज कर देते हैं ना, तो अभी 10 दिन बाद किया या 1 साल बाद किया, जब तक अगली एग्जाम नहीं होती उसके पहले किया तो हम बराबर है। सेकंड, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो विद इन 7 डेज आप हमको कंप्लेन कर सकते हैं आफ्टर एग्जाम, लेकिन उसमें भी एक तकलीफ है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं पिछले वर्षों में कि वहां आप ABCD या ऑप्शन गलत है ऐसा बोल ही नहीं सकते जब तक ऑफिशियल आंसर की क्या है आपको पता ना चले। फॉर एग्जाम्पल असर्शन रीजनिंग के जो सवाल आते हैं उसमें तो 4 में से कुछ भी हो सकता है, जब तक वो अपना जवाब नहीं बताए हम कैसे बोल सके कि ये सही लगता है या गलत लगता है या सोर्सेज क्या बोलते हैं। तीसरा, चेयरमैन साहब ने बोला देखो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब तक उसका जवाब नहीं आता तब तक वेट करो। हाँ, तो काश SR के पुत्र आर्यन खान ने भी यूपीएससी दिया होता तो वो अपनी वो बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज में समीर वानखेड़े का जैसा पैरोडी किया, ऐसा उधर कुछ कर पाते तो ज़्यादा लोगों तक ये बात जाती कि आंसर की जल्दी क्यों रिलीज होनी चाहिए। अब यहाँ एक बड़ी तकलीफ मुझे ये भी दिखी मित्रों, ये जो एंकर थी वो मैडम को यूपीएससी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो केवल स्क्रीन पे आईपैड पे जो प्रश्न थे वो उसी फॉर्मेट में पूछ रही थी, किसी भी प्रश्न में कोई काउंटर वो नहीं पूछ रही थी। और वैसे भी दिल्ली दूरदर्शन के एंकर हैं तो उनकी भी अपनी मर्यादा होती है कि सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों को ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करेंगे। आगे, ये जो यूपीएससी के आंसर की है जो 1 साल बाद रिलीज की जाती है, 2024 का पेपर ऐसा था 100 में से 3 क्वेश्चन इनको ड्रॉप करने पड़े क्योंकि वो गलत सेट किए थे। यहाँ पर भी चेयरमैन साहब नहीं, हमने जो प्रोफेसर्स रखे हैं वो अपने फील्ड के नंबर 1 है और नॉर्मली कोई गलती नहीं होती, और आपको लगे तो एग्जाम के 7 दिन के भीतर आप कंप्लेन करें। और हाँ, ये बात सही है कि पहले ज़्यादा ड्रॉप हुए थे, लेकिन 2025 की एग्जाम में कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ। हालांकि इसके आंसर की अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन वीडियो में उन्होंने ऐसा हिंट दिया कि इस बार की एग्जाम में तो कुछ ड्रॉप नहीं हुआ है। मित्रों, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी, तो इस हिसाब से उन्होंने 99 ईयर्स कंप्लीट किए और 100वें वर्ष में उनका प्रवेश हुआ है। तो इस जन्म दिवस पे क्या फ्री गिफ्ट मिलेगी हमें? अनअकैडमी ने अपने सारे पेड कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस सब कुछ फ्री कर दिया है। 3 दिनों के लिए आप बिना रोक टोक के सब कुछ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस गिफ्ट को हासिल करने के 3 सिंपल स्टेप है। स्टेप 1, इस लिंक पर आप जाइए unacademy.com/subscription/free trial, अपना नंबर रजिस्टर करें। हालांकि एक सिम कार्ड से केवल एक बार ये ऑफर एक्टिवेट होता है। अब इसके बाद पोर्टल में आप जो भी देखना चाहे, डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कि कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बाइलिंगुअल में, मुझे स्पेसिफिक चीज़ देखनी है या डाउनलोड करनी है, तो आप जाइए unacademy.com/content/geseducator और वहाँ जो लिस्ट दी गई है उन टीचर्स की प्रोफाइल पे आप जाएं, वहाँ पर कोर्सेज टैब पे क्लिक करें। वहाँ पर आपको जो भी कोर्स पेज मिलेगा उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनकी पावर पॉइंट मिलेगी। मैं मृणाल पटेल इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, मेरे केस में पावर पॉइंट और हैंडआउट अलग होता है। हैंडआउट डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली कोर्स पेज के अंदर जो बेल आइकन होता है, अपडेट बटन होता है, उसको क्लिक करें तो एक साइड बार खुलती है, उसमें से सारे PDF फाइल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ लोग शिकायत करेंगे कि ऐसा कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो 3-4 में आपको ट्रबल शूट सॉल्यूशंस बताता हूँ। पहला, एक सिम कार्ड से केवल एक बार ये एक्टिवेट होता है।
दूसरा, ऐप को डिलीट करके रीइंस्टॉल करें, कैशे क्लियर करें। तीसरा, मोबाइल ब्राउज़र में ये हो सकता है कि आप लिंक क्लिक करते हैं तो फिर वो आपको ऐप में ले जाता है और फिर आपको घुमाते रहता है। तो बेटर होगा कि आप लैपटॉप या पीसी में ये सारी चीज़ें एक बार खोलें और सब डाउनलोड कर लें। चौथा, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करिए, कोई भी एड ब्लॉकर, पॉपअप ब्लॉकर, बाकी सारे एड ऑन्स डिसेबल करिए, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करिए, देन होपफुली इट शुड वर्क। फिर भी नहीं काम कर रहा है तो आप अनअकैडमी में वो सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, help@unacademy.com को रीच आउट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक कोड याद रहे mrunal.org। मित्रों, ये गिफ्ट आपको केवल 3 दिन के भीतर एक्टिवेट कर लेनी है, पहली, दूसरी और तीसरी अक्टूबर के बीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तीसरी अक्टूबर को एक्टिवेट करते हैं तो फिर आपको 3 दिन के लिए सब कुछ अनलॉक रहेगा, 3, 4 और 5 तारीख तक। लेकिन 3 तारीख रजिस्ट्रेशन की आखिरी है, तो बिल्कुल देर ना करें और जल्द से जल्द इसे एक्टिवेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एंकर ने सीधा साफ साफ पूछा कि ये पूजा खेड़कर जैसे लोग चीटिंग करके क्यों और कैसे आ जाते हैं। ये सवाल मैंने भी और बाकी कई लोगों ने ट्विटर पे भी, लाइव चैट बॉक्स में भी उनको पूछा था। तो जैसा एक्सपेक्टेड था, पीआर सैनिटाइज जवाब सर का आ गया कि हमने स्ट्रिक्ट एक्शन ली है, एफआईआर किया है और दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे वगैरह वगैरह। लेकिन ये पूजा खेड़कर ने जो फर्जी दस्तावेज जमा करके वो आईएएस बन गई और उसके बाद रॉयल एंट्री ऑडी कार पे लाल बत्ती की जिद करने लगी, सब एक्सपोज हुआ। उस मामले को भी 1 साल के ऊपर होने को आया, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट में केस चल रहा था तो जज साहब ने बोला ये तो कोई ड्रग लॉर्ड या टेररिस्ट थोड़ी है, इसको क्यों पकड़ना है, इसको तो एंटीसिपेटरी बेल दे दो। मेरा यहाँ पर प्रश्न ये है कि यूपीएससी ने अच्छे ढंग के वकील क्यों नहीं रखे हैं, कि यूपीएससी सरकार, पुलिस ने ढंग के वकील क्यों नहीं रखे जो एकदम दमदार आर्ग्यूमेंट्स दे के ऐसी चीज़ों को रोक सके, उसकी जमानत होने नहीं दे। अब कुछ लोग इधर खुद वकील बन जाएंगे। नहीं, देखो यूपीएससी अलग संस्था है तो उसने तो उसको कैंडिडेट को टर्मिनेट कर दिया। दिल्ली पुलिस अलग संस्था है, तो जो भी अब केस बनेगा, चार्जशीट होगी, वकील होंगे, वो दिल्ली पुलिस का मामला है। तो इसमें आप यूपीएससी को दोष नहीं दे सकते कि पूजा खेड़कर को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरा आपको प्रश्न ये है मित्रों, पहला, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी तो आईपीएस अधिकारी हैं, सिलेक्ट तो यूपीएससी ने किया है। तो यूपीएससी चेयरमैन की क्या इतनी भी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो एक व्हाट्सएप मैसेज भेज के या एक ईमेल लिख के या फ़ोन करके बोले कि एक ढंग का स्ट्रांग वकील रखो, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। सेकंड, चेयरमैन साहब खुद भी आईएएस अधिकारी हैं और इतने सीनियर आईएएस अधिकारी और इतना उनका नेटवर्क होगा तब जाके वो यूपीएससी के चेयरमैन बने होंगे। तो जब संस्था की रेपुटेशन खराब हो रही है तो उनको ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को अमल कराना चाहिए कि ढंग का वकील रखो और इसको अरेस्ट तो होना चाहिए। और ये केस पहला नहीं है मित्रों। 2017 में एक आईपीएस था, तौफीर करीम, उसको आईपीएस मिला लेकिन उसको आईएएस बनना था, तो फिर से एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में चोरी करने के लिए ब्लूटूथ लेकर वो गया। उसकी वाइफ बाहर से उसको सारे जवाब लिखवा रही थी और उसको पकड़ा गया, उसको सब निकाला गया। तो ये केस पहले भी हो चुके हैं। यार, इस पर चेयरमैन साहब ने बताया कि हम भविष्य में ऐसी चीज़ों की रोकथाम कैसे करेंगे। पहला, एग्ज़ाम हॉल में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद आपको एंट्री मिलेगी। दूसरा, कि ये जो भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं तो आपने कोई फर्जी जेरोक्स या कलर प्रिंट तो नहीं दे दिया इसको चेक करने के लिए, केवल डिजी लॉकर में ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम भविष्य में मानेंगे। और तीसरा, हमने एक नया पोर्टल बनाया है फॉर्म भरने के लिए और वो इतना जटिल है कि ये नया फॉर्म भरे कैसे, उसके लिए भी आपको 1-1.5 घंटे का कोर्स करना पड़े, लेकिन हाँ, हम चीटिंग उसके द्वारा रोक रहे हैं। फिर एंकर ने पूछा कि आपका ये जो यूपीएससी हेल्प डेस्क है उस पर ढंग के जवाब नहीं मिलते, ऐसे विद्यार्थियों की फरियाद है, आपको क्या बोलना है। तो चेयरमैन साहब ने जवाब दिया, देखिए हमने लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना दी है, हालांकि उस पर प्रश्न पूछने पर जवाब मिलेगा कि नहीं उसका कोई खुलासा नहीं किया। सेकंड, हमारी जो हेल्प डेस्क है वो केवल फरवरी में फॉर्म निकला तो फरवरी में उसको रिप्लाई करने के लिए लोग रखते हैं, पूरे साल नहीं रखते हम। लेकिन भविष्य में कस्टमर कॉल सेंटर हम बनाएंगे तो पूरा साल आपकी सारी समस्या और प्रश्नों का समाधान होगा। उसके बाद वीडियो कॉल के द्वारा 2 बहनों को बुलाया गया, उन्होंने प्रश्न पूछा। मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ और गहरे प्रश्न पूछेंगे, दोनों के लगभग सेम प्रश्न थे कि चेयरमैन साहब आप अपने जीवन और अपनी सफलता की कहानी हमको बताइए। तो चेयरमैन साहब मौज में आ गए कि देखो मैं आईआईटी कानपुर में था, मेरे सारे बैचमेट अमेरिका चले गए पर मैं नहीं गया और मैंने बिना कोचिंग के यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है। आज से 40 साल पहले जब सीसेट नहीं था, जब जीएस के 4 पेपर नहीं थे, जब लेवल ऑफ कंपटीशन कम था वगैरह वगैरह, लेकिन मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं।
अब ये जो सब उनकी बातें थी वो मुझे लगा कि ये सब उनको गुलाबी दिखता है। इसका कारण है मित्रों, केवल इनका है ऐसा नहीं, सभी सीनियर आईएएस अधिकारी उनको सब गुलाबी दिखता है। देश में ना कोई गरीब है, ना कोई ये सीसेट में अन्याय है। इसका कारण कि उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो बहुत सारे लेवल पर, क्लर्क से लेके सेक्शन ऑफिसर से लेके अंडर सेक्रेटरी से लेके फिल्टर होके जाती है। तो वो कोई नेगेटिव बात उन तक पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो आईएएस को एक राजा की तरह ट्रीट करेंगे। और यही चीज़ आपको सरकार की बहुत सारी नीतियों में बाद में दिख भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली में कि ये 10-15 साल के बाद आपको व्हीकल कबाड़ी में बेच देना होगा, क्योंकि जो भी लोग हैं उनके पास बहुत पैसे हैं नए नए व्हीकल रोज़ खरीदने के लिए। एनीवेज, प्रीलिम्स की ये बातें खत्म हुई, उसके बाद मेंस पे आए। टाउन हॉल में कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न था कि ये मेंस के इवैल्यूएशन में, ऑप्शनल स्केलिंग में, ये सब में अन्याय हो रहा है। तो इस पर भी चेयरमैन साहब की सब गोलियां पहले से तैयार थी कि देखिए, जैसे सीसेट में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, उसी तरह मेंस के इवैल्यूएशन में भी किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। ऑप्शनल के स्केलिंग में भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इंजीनियरिंग करे हुए छात्र भी पॉलिटिकल साइंस वगैरह ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल के साथ पेपर लिखते हैं और वो भी सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब कि कोई बायस नहीं है, वरना बायस होती तो हम उनको उधर ही फेल कर देते ना, कि तुम इंजीनियर हो तो तुमने पीएसआईआर के साथ लिखा, तुम्हारा जवाब कमजोर है। भाई दो बातें, पहला, जो प्रोफेसर पेपर चेक कर रहा है उसको थोड़ी पता है वो इंजीनियर है, उसका नाम पता नहीं लिखते आंसर की पे। एंड सेकंड, इस सबको ही तो कोचिंग के सेम टू सेम नोट्स रट के गया है, तो आप कैसे बोलेंगे कि जो ये है ह्यूमैनिटीज वाला वो इंजीनियर है? तो वी आर नॉट बायस्ड, ऐसी इनकी गोली है। ऑप्शनल रिमूव कर देने चाहिए, ऐसा भी किसी ने प्रश्न पूछा, पर चेयरमैन साहब ने सब गोल गोल बातें घुमा दी उसमें। और क्योंकि एंकर को पता नहीं था ऑप्शनल की समस्या क्या है, तो उसने कोई फॉलोअप क्वेश्चन नहीं पूछा, जो मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि सर, कंप्यूटर इंजीनियर, फार्मा, डेंटल, आयुर्वेद, फिजियो, ये सब डिग्रियों के ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो उन सारे विद्यार्थियों को पसंद हो कि नहीं हो, बाकी कोई सब्जेक्ट पकड़ने पड़ते हैं, तो वो ये पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रो वगैरह में जाते हैं, जहाँ पर उनको अलग से किताबें खरीदनी पड़ती हैं, अलग से कोचिंग लेना पड़ता है। तो इस कारण से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने की ज़रूरत है। और तीसरी बात कि अगर ऑप्शनल में कोई स्केलिंग का इनजस्टिस नहीं है, तो ये पॉलिटिकल साइंस के 1000-1200 लोग सिलेक्ट होते हैं, लॉ ऑप्शनल के साथ केवल 20 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो कुछ तो हो रहा है। तो वो सब लॉ ऑप्शनल वालों को भी आप बताइए और कन्विंस कीजिए कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। फिर तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस में भी चेयरमैन साहब की गोली तैयार थी। देखिए, इंटरव्यू में किसी के साथ बायस नहीं हो रहा है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता। और उन्होंने तर्क ये दिया कि देखिए, जिनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनके मेंस में भी अच्छे मार्क्स ही होते हैं। इसका मतलब कि हम बायस नहीं है। अब ये लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि पहले के ज़माने में ये रहता था कि मेंस के मार्क्स की रेंज, इंटरव्यू के मार्क्स की रेंज, वो बहुत वाइड उसमें गैप रहते थे कि पहले रैंक से लेकर 900वें रैंक के मार्क्स के बीच मान लीजिए 1200-1500 मार्क्स का गैप हो। आजकल ऐसा होता है, रैंक 1 के जितने मार्क्स हैं और रैंक 900 के जितने मार्क्स हैं उनके बीच 300-400 मार्क का शायद फ़र्क हो। तो एक एक दो दो मार्क के लिए सब ऊपर नीचे होता है। तो थोड़ा भी इंटरव्यू पैनल बायस या कुछ है तो आपको उम्मीद से कम मार्क्स मिल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है और सब कुछ एकदम एआई लेवल का अनबायस्ड चल रहा है, तो फिर आप 2023 का रिजल्ट देखें, उसमें जो टॉप 5 टॉपर्स थे, उसमें से 3 ऐसे थे जो उसके पहले वाली एग्जाम में आईपीएस बने थे, आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उनको लगा नहीं, हमें मार्क्स कम मिले तो हम फिर से देंगे क्योंकि हम आईएएस डिजर्व करते हैं। अब इसमें मुझे 2 तकलीफ है। पहला, कि अगर आप ये पूरी लिस्ट निकालें तो ऐसे कई सारे टॉपर्स निकलेंगे जो बार-बार आईआरएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इधर-उधर सिलेक्ट होते हैं, फिर दोबारा-दोबारा एग्जाम देते रहते हैं और वही सिलेक्ट होते रहते हैं। तो बाकी जो नॉर्मल जॉबलेस कैंडिडेट है, जिसके हाथ में एक भी जॉब नहीं, और ये आदमी है कि इसने एक बार लिया फिर दोबारा दे रहा है, तो इन सबको पहले तो प्रीलिम्स का फॉर्म भरने से पहले वो ट्रेनिंग में से रिजाइन करे, ऐसा नियम होना चाहिए। कुछ लोग मुझे तर्क देंगे, नहीं नहीं वो तो वेट लिस्ट ऑपरेट होता है ना, तो अगर ये आईपीएस छोड़ के आईएएस में जाएगा तो नीचे किसी और को मिलेगा। वो भी सब गोलियां हैं भाई, क्योंकि ट्रांसपेरेंटली डेटा रिलीज हो तभी सत्यापित कर सकते हैं कि असल में कितनी सीट्स बेकार गई और उसको कैसे कब बढ़ा गया। क्योंकि आप समझिए, ये सब लोग आए तो ये 3 लोगों ने प्रीलिम्स में भी कुछ लोगों का तो चांस लिया है, मेंस में भी कुछ और लोगों का चांस लिया है। तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो बहुत सारे और लोगों को मौका ही नहीं मिला मेंस से इंटरव्यू तक पहुंचने का, क्योंकि ये 3 लोग आ गए थे। एंड सेकंड, कि अगर इंटरव्यू बिल्कुल बायस नहीं है और सब लोगों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से मार्क्स मिल रहे हैं, तो फिर ये लोग को क्यों ऐसा लगा कि हम आईएएस डिजर्व करते हैं, हमको आईपीएस ही मिला? और दोबारा जब ये गए तो इनको ऐसे ज़्यादा मार्क कैसे मिल गए कि इनको आईएएस मिल गया?
और ये तो कुछ भी नहीं, इससे कुछ साल पहले आप जाएं, लगभग 2010 से 14 के बीच के जितने आईआरएस सिलेक्ट हुए हैं या इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के सिलेक्ट हुए, उनको आप पूछे आपको कैसा लगता है, वो कहेंगे नहीं, वो हमको ये वाला इंटरव्यू बोर्ड आया था, उसमें ये लोगों ने कम मार्क दिए इसलिए हमें आईआरएस मिला है, वरना हम तो आईएएस डिजर्व करते थे। फिर घूम फिर के इनके पास एक टूल किट आ गई आजकल, प्रतिभा सेतु। जस्ट लाइक हाईवे मिनिस्टर हर जगह देखो, हाइड्रोजन कार है, इथेनॉल ब्लेंडिंग है, हाईवे बना है, तो उसके पीछे की 100 और गलतियां कि वो गड्ढा पड़ गया, पुल गिर गया, नहीं नहीं, तुम ये बात करो कि हाईवे बना है। सिमिलरली यहाँ पर बात हो रही है प्रतिभा सेतु, मतलब यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यू में फेल होते हैं ऐसे विद्यार्थियों की लिस्ट यूपीएससी बाकी सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्थान उनको देगा, और अगर उनको इच्छा होगी तो किसी को नौकरी पे रखेंगे। अब आप सोचिए, करीब 2,500 लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 1,000 की जॉब लगी, तो बाकी सब ऐसा सब बड़ा सा जब पुल बनता है उसमें से कुछ कुछ लोगों को जॉब गए हैं, लेकिन कि इसके पीछे हमारी बाकी जो 10 चीजें सुधार करनी है वो सब तुम भूल जाओ, क्योंकि हमने ये प्रतिभा सेतु बनाया। अब प्रतिभा सेतु पर भी कुछ, खैर क्योंकि ये प्रतिभा सेतु की इतनी टूलकिट चलाते हैं तो इस पे भी बोलना जरूरी है। मित्रों, एक गिफ्ट सिटी है, मोदी जी चाहते हैं वो दुबई जैसा बने। अब ये जो गिफ्ट सिटी है उसे चलाने के लिए एक संस्था है आईएफएससी अथॉरिटी, उसमें असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती होती है। पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा था कि वहां पर इंटरव्यू, यूपीएससी इंटरव्यू फेल कैंडिडेट की सीधी रिक्रूटमेंट हो जाती है। ऑफकोर्स उनको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता, फिर उनको नौकरी मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसा, ये जो इनका असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी निकला, उसमें सबके लिए ओपन रखा है, ऐसा लिमिटेड नहीं कि केवल यूपीएससी फेल कैंडिडेट, जिसको मतलब जो भी कोई भी ग्रेजुएट है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, वो अप्लाई कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आईएफएससी अथॉरिटी ने पिछले वर्षों में ऐसे इंटरव्यू फेल कैंडिडेट्स लिए थे, उनके टैलेंट और काम करने के तरीके से वो प्रभावित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अब कहा नहीं, अब सीधी भर्ती से बाकी लोगों को भी इस रिक्रूटमेंट में बुलाते हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसमें विद्यार्थियों की गलती नहीं होगी। कारण क्या है, आईएफएससी से लेके ओएनजी से लेके कोई संस्था है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा बच्चा आया वो सीधा नौकरी पे लग जाना चाहिए। 2 साल की उसको ट्रेनिंग, प्रोबेशन के बाद वो काम करेगा आईएएस आईपीएस की तरह, ऐसा उनका पेशेंस या ट्रेनिंग फॉर्मेट है ही नहीं। तो ये विद्यार्थी जो इंटरव्यू में फेल हुए थे, नो डाउट दे वर टैलेंटेड, लेकिन वो टैलेंटेड किस बात के लिए थे कि अभी उनको 2 साल और पॉलिश चढ़े, आईपीएस के लिए हैदराबाद में, आईएएस के लिए मसूरी में, उसके बाद वो ऑफिसर मटेरियल थे। तो ये जो प्रतिभा सेतु के नाम पे इन्होंने अभी शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे सभी संस्थाओं में ऐसे विद्यार्थी जाएंगे जो ऐसी उम्मीद रखते हैं, ये ओएनजीसी और आईएफएससी वगैरह, कि तुरंत वो तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद रेडी हो जाए, इंडस्ट्री रेडी, वो नहीं होंगे। तो धीरे धीरे फिर ये कुछ साल बाद होगा कि प्रतिभा सेतु से वो विद्यार्थियों को नहीं लेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो ये सब टेम्पररी टूल किट्स हैं। ये जो E20 फ्यूल ब्लेंडिंग होगा, तो Hyundai से लेके कई गाड़ियों ने कि 2013 या 10 के पहले वाली जो गाड़ियां हैं उसमें हम वारंटी नहीं देंगे, अगर तुम इसका फ्यूल यूज़ करते हो तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो उस पर कभी मंत्री जी खुल के बात नहीं करते। सिमिलरली ये जो मैंने अभी प्रश्न उठाया, इस पे कभी बात नहीं होगी। आखिर में एंकर ने पूछा कि ये जो कोचिंग का इतना न्यूसेंस बढ़ गया है, तो यूपीएससी खुद से कुछ कोचिंग मेंटरशिप करेगी कि नहीं? इस पर चेयरमैन साहब ने सही जवाब दिया कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमारा है नहीं, हमारा काम है एग्ज़ाम लेना। अगर हम 10 या 100 लोगों को कोचिंग देंगे और फिर वो सिलेक्ट हो गए, तो बाकी सब लोग जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो कोचिंग देना हमारा काम नहीं। हालांकि सरकार ने अपने लेवल पे एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग जगह पर ऐसे सब्सिडाइज सेंटर्स खुले हैं, वहाँ पर विद्यार्थी जा सकते हैं। नाउ लास्टली कंक्लूजन, अगर आपने अब तक वीडियो देखा, आपको शायद ये लगे कि ये मृणाल को तो बस खामियां ही दिखती हैं यूपीएससी की। मित्रों, मैं 2003 में कॉलेज में भर्ती हुआ, तब मुझे पता चला यूपीएससी नाम की चीज़ होती है। तब से लेके मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो 20 साल से ज़्यादा हो गए। अब इतने सालों तक अगर आप तारक मेहता सीरियल भी देखेंगे तो आपको उसमें खूबियाँ कम और खामियाँ ज़्यादा दिखेंगी। सेम मुझे यूपीएससी के साथ लगता है। हालांकि अगर मैं लास्ट में उनके जन्म दिवस पे उनको सही काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करूँगा तो वो भी ठीक बात नहीं होगी। तो मैं 3-4 मुद्दे कहना चाहूँगा। पहला, कि जब हम स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस वगैरह को देखें, उसके मुकाबले यूपीएससी काफ़ी बेहतर काम करती है। उसने जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया, उस हिसाब से टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं। हालांकि वो टाइम पे एग्ज़ाम करने के लिए भी ज़रूरी बनता है कि पब्लिक फालतू की आरटीआई और अपील्स और कोर्ट केसेस में एग्ज़ाम प्रोसेस को लटका के नहीं रखे, जैसा गुजरात की जीपीएससी में होता है। इस कारण से ये जो बेरुखी भी लगे कि तुम ट्रांसपेरेंट नहीं हो, शायद ज़रूरी भी है। थर्ड, पूजा खेड़कर का एक केस है। 99% केस में
जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं तो वो बिना चीटिंग के अपनी मेहनत प्रतिभा से सिलेक्ट होते हैं। अब इसमें कुछ लोग नहीं, ये जो सर्टिफिकेट बनाते हैं इसमें ये एक जुलजाल है। लेकिन जो एक्चुअल एग्ज़ाम प्रोसेस, मतलब जवाब टिक करना है, जवाब लिखना है, जवाब चेक होना है, तो उसमें तो रैशनली काम करने की हमेशा कोशिश रही। लेकिन ये ऑप्शनल स्केलिंग के चलते यस इनजस्टिस हो रहा है। अब यूपीएससी उसे हटा ही दे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ऑप्शनल ये जो भी 40-45 रखे हैं, इसमें कभी स्केलिंग में सबको आप एक लेवल पे नहीं ला सकते। खैर बाकी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए मैं यूपीएससी को बधाई देता हूँ। आई विश देम ऑल द बेस्ट।